जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब मजे में होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर नंबर 7 है। ये रमेश राम नरेश त्रिपाठी जी का ये स्वदेश प्रेम। बच्चों ये देखिए, यहाँ स्वदेश प्रेम, यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। देखिए पहला आपका, ये हम हाईलाइट करके पढ़ते हैं बच्चों, ताकि चीजें समझ में आए सब। ये देखिए, पहले हम गर्जन तक के भावों को समझ लेते हैं, पढ़ते हैं और अर्थ को देखते हैं। उसके बाद इसके भावों को समझते हुए फिर इसका क्या कहते हैं भाव, फिर इसको एक्सप्लेनेशन को देखते हैं बच्चों। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अतुलनीय जिनके ताप का, अतुलनीय जिनके ताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागढ़, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका जिनका विजय घोष रण गर्जन, जिनका विजय घोष रण गर्जन। बच्चों अतुलनीय का अर्थ होता है बेजोड़। क्या होता है? अतुलनीय का अर्थ बेजोड़ होता है। और प्रताप का अर्थ क्या होता है बच्चों? शौर्य। हम आपको बोलते जा रहे हैं, आप कॉपी में चीजें नोट करें। और पराक्रम होता है या शौर्य होता है। दिवाकर का अर्थ बच्चों यहाँ पर देखिए सूर्य से है। क्या है? दिवाकर का अर्थ सूर्य से है। सूर्य, दिवाकर का अर्थ क्या है बच्चों? सूर्य। घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। निशाकर बच्चों, निशाकर का अर्थ होता है बच्चों चंद्रमा। क्या होता है? ये चंद्रमा का पर्यायवाची, इसको आपको याद भी करना है। पर्यायवाची के रूप में चंद्रमा। फिर देख चुके हैं जिनका वैभव, जिनका वैभव देख चुके हैं कौन? ये नभ के अनंत तारागढ़। तो अनंत तारागढ़ अर्थात बच्चों अनगिनत तारों का समूह। रण गर्जन, यहाँ पर देखिए बच्चों, रण गर्जन अर्थात गर्जना, युद्ध की गर्जना। कैसी? युद्ध की गर्जना। कैसी गर्जना बच्चों? तो युद्ध की गर्जना। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, कोशिश करते हैं जितना स्पेस मिलता है आपको लिखते चलते हैं। ये देखिए बच्चों, युद्ध की गर्जना। देखिए मिट गया सब। आइए फिर समझते हुए चलते हैं, काफी समय लग जाता है लिखने में। तो इसके भाव को अब समझना प्रारंभ करते हैं बच्चे। इसमें कवि क्या कहते हैं? कवि ने भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी को प्रस्तुत किया है। क्या? भारत के गौरवपूर्ण अतीत, जो अतीत है भारत का, जो कि गौरवपूर्ण है, इसकी झांकी को एक शब्दों में पिरो दिया है। इसके भाव को समझते हुए आइए बच्चों, हम भारत के यहाँ पर इस पाठ से ही समझ में आता है स्वदेश प्रेम। तो इसमें किस चीज का संदेश दिया होगा कवि ने? तो अपने देश के प्रति प्रेम को जागृत करने का ही संदेश यहाँ पर कवि ने दिया है। तो आइए बच्चों, हम इसके भाव को अच्छे से समझते हैं, यहाँ तक के गर्जन तक का। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कवि कहता है कि तुम उन पूर्वजों को स्मरण करो। कहते हैं अतुलनीय जिनके प्रताप का, अतुलनीय जिनके प्रताप का उन क्या कहते हैं? उन पूर्वजों को स्मरण करो जिनके यश की तुलना कोई नहीं कर सकता, जिनके यश की तुलना कोई नहीं कर सकता, तथा सूर्य जिनके बल और प्रताप का स्वयं साक्षी है। देखिए बच्चों, प्रत्यक्ष दिवाकर साक्षी हैं, प्रत्यक्ष स्वयं प्रत्यक्ष रूप से सूर्य जिनके साक्षी हैं, अर्थात जिनको सूर्य ने अपनी आंखों से देखा है। तो आगे फिर कहते हैं बच्चों कवि राम नरेश कि क्या कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज तो ऐसे थे, हमारे पूर्वज ऐसे थे जिनकी निर्मल, यहाँ पर देखिए बच्चों निशाकर, जिनकी निर्मल और स्वच्छ कीर्ति को चंद्रमा भी पूरे विश्व में, ये देखिए निशाकर, और ये घूम घूम कर, यहाँ पर देखिए चंद्रमा भी पूरे विश्व में घूम घूम कर देख चुका है। आकाश के अनंत तारों का समूह, यहाँ पर देखिए बच्चों, देख चुके हैं जिनका वैभव नभ के अनंत तारागढ़। तो आकाश के, नभ अर्थात बच्चों आकाश, आकाश के अनंत तारागढ़ समूह, जो तारों का समूह है, उनके ऐश्वर्य को, उनके वैभव को देख चुके हैं। आगे फिर कहते हैं कि यह आकाश भी हमारे पूर्वजों की विजय घोष और युद्ध की गर्जनाओं का, ये देखिए बच्चों, ये आकाश भी हमारे पूर्वजों के विजय घोष और युद्ध की गर्जनाओं को अनेक बार सुन चुका है। ये देखिए, युद्ध की गर्जन को अनेक बार सुन चुका है आकाश भी, अगणित बार, अनगिनत बार सुन चुका है। फिर आगे कहते हैं बच्चों, अर्थात इनका कहने का मतलब ये है कि हमारे जो पूर्वज के प्रताप थे, वैभव थे, यश थे, युद्ध कौशल था, सब कुछ अद्भुत और अभूतपूर्व था, आश्चर्यजनक था, और जिनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। बच्चों इनका अर्थ ये है। आइए हम नेक्स्ट पंक्ति पे चलते हैं, और ये है आपका स्थल। ये देखिए गर्जन से लेके
ये बच्चों इसको सबसे पहले हाईलाइट कर लेते हैं, चीजें समझ में आए। ये देखिए, अब यहाँ पर पहले इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से, शोभित हैं सर्वोच्च मुकुट से, जिनके दिव्य केश देश का मस्तक, गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिम गिरवर और उतरा करते थे विमान दल, जिनके विस्तृत वछः स्थल पर सागर निज छाती है, जिनके अगणित अरड़ों पोत उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। तो आइए बच्चों इसके अर्थों को थोड़ा समझते हुए थोड़ा बहुत ये देखिए। सकल अर्थात समस्त, सभी, सकल अर्थात बच्चों समस्त, सभी की बात ये कर रहे हैं। फिर आगे अविरल अर्थात बच्चों निरंतर, निरंतरता की बात हो रही, अविरल चलता रहता, अविरल निरंतर। साक्षी अर्थात गवाह बच्चों, साक्षी का अर्थ होता है गवाह। और सत्य रूप हिम गिरवर, ये देखिए यहाँ पर इसका अर्थ होता है सत्य स्वरूप वाला श्रेष्ठ हिमालय। सत्य स्वरूप गिरवर अर्थात हिमगिर अर्थात बच्चों सत्य स्वरूप वाला हिमालय। उसके बाद में विमान दल अर्थात विमानों का समूह, और वच स्थल अर्थात सेना। यहाँ पर देखिए बच्चों, आगे हम इसके भावों को समझते हुए चलते हैं। देखिए यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं। कवि कहता है कि भारत एक महान और प्राचीन दिव्य देश है। क्या कहते हैं? सर्वोच्च मुकुट से कहते हैं कि भारत जो हमारा है ये प्राचीन है और दिव्य है, जिनके मस्तिष्क पर हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट सुशोभित हो रही है। ये देखिए बच्चों, साक्षी है। आगे देखिए बच्चों, जिनके क्या कहते हैं हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट सुशोभित हो रहे हैं। हमारे भारत के उत्तर में, ठीक एकदम उत्तर में हिमालय है ना बच्चों, आप जानते होंगे, उतरा करते थे। हमारे पूर्वज इतने ज्ञानी, गुणी और वीर और परोपकारी थे, ज्ञानी वीर और परोपकारी थे, जिनकी विजय की यशगान से आज भी संपूर्ण दिशाएं गूंज रही हैं। आगे फिर कहते हैं बच्चों कि वह हमारे ही पूर्वज थे, जिनकी महिमा के साक्षी हिमालय पर्वत, और ये देखिए बच्चों हिमालय साक्षी है, हिमालय पर्वत जिसकी महिमा के जो साक्षी हिमालय पर्वत और वन प्रांत के पेड़ पौधे सभी हैं। फिर आगे कहते हैं कि हिमालय और वन आज भी उनके सत्य रूप का बोध कराते हैं। हिमालय और वन आज भी उनके सत्य रूप का बोध कराते हैं। ये हमारे देश की विस्तृत भारत भूमि ही है, जिसके वछा स्थल पर अन्य देशों के विमान भी उतरा करते थे। अर्थात बच्चों, हम भारत की कीर्ति को सुनकर दूर दूर से देश विदेशी यहाँ आया करते थे। इस प्रकार भारत की कीर्ति का संपूर्ण विश्व में क्या था बच्चों, संपूर्ण विश्व में इनकी यश कीर्ति फैली हुई थी। आइए अब नेक्स्ट पंक्ति पे चलते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक मिनट थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं। पहले सागर से प्रारंभ करते हैं बच्चों। ये देखिए, सागर से ये तट पर, सागर निज छाती पर जिनके और तुम इनके तट पर, ये यहां से अब प्रारंभ करते हैं। पहले सागर जिन छाती पर जिनके, सागर निज छाती पर जिनके, अगणित अरड़ों पोत उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निस्वासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी, पाओगे तुम इनके तट पर, पाओगे तुम इनके तट पर। आइए बच्चों इसके भावार्थ को समझते हैं। यहाँ पर कवि जो है पूर्वज की गरिमा और समर्पण का भाव चित्रण कर रहे हैं। यहाँ पर सागर निज सॉरी बच्चों, निज नहीं, हाँ निज अर्थात स्वयं सागर छाती पर जिनके अगणित अरणों पोत उठाकर। यहाँ पर बच्चों अरणों पोत होता है समुद्री जहाज, पोत आप जानते होंगे जहाज, और अरणों अर्थात समुद्री जहाज। और प्रमुदित अर्थात प्रसन्न होना, प्रमुदित आह्लादित प्रसन्न होना होता है। भूमंडल पृथ्वी मंडल पर, भूमंडल भू अर्थात पृथ्वी, मंडल सकल, आपसे हमने पहले जिक्र कर लिया बच्चों, सकल का अर्थ होता है समस्त, संपूर्ण। और नदियां जिसकी यश धारा से बहती हैं। आगे निस्वासर, यहाँ पर बच्चों देख लीजिए, निस माने क्या होता है, रात होता है, और वासर अर्थात दिन, तो रात दिन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं रात दिन।
देखिए बच्चों, अब इसके भाव को हम लोग समझते हुए चल रहे हैं। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज का जो गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, हमारे पूर्वजों का जो गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, समुद्र यह स्वयं उनकी सेवा में लीन रहता था। समुद्र स्वयं, निज, हमने बताया नहीं अभी, निज अर्थात स्वयं, स्वयं उनकी सेवा में क्या रहते थे? लीन रहते थे। आगे फिर कहते हैं कि वो अपने वश पर उनके अनगिनत जहाजों को उठाकर प्रसन्नता से पृथ्वी के समस्त तटों तक पहुंचाया करते थे। फिर आगे कह रहे हैं कि हमारे देश में दिन रात बहने वाली नदियों को देखकर ऐसा लगता है मानो वह हमारे पूर्वजों का यशोगान गा रही हूँ। दिन रात बच्चों उनके चिन्हों का क्या कहते हैं, देखिए उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। तो वही कह रहे हैं कि इनके यशोगान को मानो गा रही हूँ। आगे कहते हैं कवि कि धन्य थे हमारे पूर्वज। क्या थे? हमारे पूर्वज धन्य थे जिन्होंने अपने समय में देश का गौरवान्वित रूप देखा है। आज भी माना जाता है कि उनके चरण चिन्ह नदियां और समुद्रों के तटों पर मिल जाएंगे। अर्थात पूर्वजों के समान व्यवहार करने से आज भी हमें उसी यश की प्राप्ति हो सकती है। इनका कहने का आशय है ये है बच्चों, जो गौरव यश उन्हें प्राप्त हुआ था। आगे बच्चों चलिए नेक्स्ट पंक्ति पर हम लोग चलते हैं। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत सारी चीजें आपको भूगोल से संबंधित भी पता चल जाएंगी। देखिए बच्चों, अभी ये हाईलाइट पहले करें। आइए प्रारंभ करते हैं। विषुवत रेखा का वासी जो, ध्यान से सुनिएगा बच्चों इसको, विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, इसको इंपॉर्टेंट भी लगा लीजिए बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। रखता है अनुराग अलौकिक यह भी अपनी मातृभूमि पर, ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वो भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर, वो भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। यहाँ पर बच्चों देखिए कवि क्या कहते हैं, कवि बता रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी मातृभूमि से क्या रखना चाहिए? प्रेम बना के रखना चाहिए, प्रेम श्रद्धा भाव रखना चाहिए। कहाँ? किससे? अपनी मातृभूमि से। मातृभूमि अर्थात जहाँ पर उनका स्वयं का जन्म हुआ है। तो आइए बच्चों इसके भावार्थ को हम समझते हैं। कवि कहते हैं कि अपने देश से असीम प्रेम करने की प्रेरणा देते हुए कह रहे हैं कि विषुवत रेखा का वो भूभाग जहां पर असहनीय गर्मी होती है। आप सब जानते होंगे, साइंस पढ़ ही रहे होंगे तो आपको तो पता होगा कि विषुवत रेखा पर सर्वाधिक गर्मी होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है वहां पर ज्यादा रहता है, ज्यादा समय तक रहता है, पूरे साल रहता है। तो असहनीय गर्मी सहते हैं और वहां के लोग गर्मी के कारण हाफ हाफ कर जीवन बिताते हैं। किंतु इतने कष्टों के होने के बावजूद भी वो अपने मातृभूमि से क्या करते? बहुत अधिक लगाव रखते हैं। आगे कहते हैं कि उनका अपनी मातृभूमि के प्रति अतुलनीय प्रेम होता है। फिर वो कहते हैं बच्चों कवि कि वह गर्मी की मार से परेशान होने पर भी अन्यत्र जाकर कहीं और नहीं बसते, अर्थात वहीं पर रहते हैं अपने मातृभूमि से प्रेम करने की वजह से। फिर आगे कहते हैं कि इसी प्रकार से जो हमारा ध्रुव है बच्चों, ध्रुव दोनों साइड में जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है, वहां पर कितनी ज्यादा ठंडी होती है आपको जानते हैं। सालों साल धूप नहीं होता है, 6 महीने तक धूप ही नहीं होता है, 6 महीने धूप नहीं होता। और जब भी 6 महीने बाद धूप होता भी है तो बहुत हल्का होता है, क्योंकि सर्वाधिक धूप सिर्फ हमारे क्या कहते हैं विषुवत रेखा पर होता है। तो देखिए बच्चों ये आगे समझा रहे हैं, अपनी मातृभूमि के प्रेम को प्रकट कर रहे हैं उदाहरणों के माध्यम से कि जो ध्रुवीय प्रदेशों में रहते हैं वहां पर भी अधिकांश महीनों में बर्फ जमी रहती है, अधिकांश महीनों तक बर्फ जमी रहती है। फिर भी इसके कारण भी वो कांपते रहते हैं, ठंडी के कारण वो कांपते रहते, जीवन व्यतीत करते हैं। सर्दी कोहरे धुंध के कारण दिन रात का अंतर करना कठिन हो जाता है उनके लिए। वहां के लोग असह्य शारीरिक कष्ट को सहते हुए भी वहां रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने मातृभूमि से अत्यधिक लगाव होता है। फिर आगे कह रहे हैं बच्चों कि इसका सीधा सा कारण अपनी मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम ही है। फिर यहाँ के निवासी यहाँ पर फिर आगे कहते हैं कि अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। यहाँ पर कहते हैं बच्चों कि यहाँ के जो निवासी हैं शत्रुओं से रक्षा करते हुए अपनी मातृभूमि के लिए जान की बाजी तक लगा देते हैं।
तो आइए बच्चों, अब नेक्स्ट पंक्ति पे चलते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन हमने आपको अगली वीडियो में करवाएंगे और बताएंगे भी चीजें क्या इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर जल्दी जल्दी इसको समाप्त करने की वजह से, क्योंकि अगर और एक्सप्लेनेशन करेंगे तो काफी समय लग जाएगा और पूरा एक वीडियो में समाप्त नहीं हो पाएगा। तो आइए बच्चों, अब हम शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए तुम, और ये देखिए वंशज तक। 1 मिनट इसको हाईलाइट पहले किया जाए बच्चों, और साथ में हम लोग पढ़ा जाए। आपके पास भी बुक होगा, आप उसको ओपन कर लीजिए, साथ में पढ़ते हैं। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी, तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभुओं की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर, बड़े हुए हो लेकर जिसकी रज, तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज, उसको हे वीरों के वंशज। यहाँ पर कवि कहते हैं बच्चों, मातृभूमि को स्वर्ग से बढ़कर भी बताते हुए, देश प्रेम की प्रेरणा देते हुए कवि क्या कहते हैं, देखिए। प्रिय बंधु अर्थात भाई, बंधु अर्थात भाई, भाईजन, तुमने जहां जीवन पाया है, तुमने जहां जीवन पाया है वो धरा स्वर्ग के समान सुख देने वाली है। कैसी है? स्वर्ग के समान सुख देने वाली है, संपूर्ण सुखों की खान है तुम्हारी मातृभूमि। पृथ्वी का वो भाग जहां तुमने जन्म लिया है वो सभी धराखंडों में श्रेष्ठ है। आपकी पृथ्वी में जितने धराखंड है वो श्रेष्ठ मानने आप जहां पर आपने जन्म लिया है। तुम्हारी मातृभूमि धरा शिरोमणि है। ऐसी धरती पर जन्म लेकर तुम धन्य हो गए हो। धन्य हो, ये देखिए बच्चों, धन्य हुए हो जीवन पाकर, अर्थात ऐसी धरती पर जन्म लेकर तुम धन्य हो गए हो। जिस देश के अन्न जल को ग्रहण करके, तुमने जिस देश की धूल मिट्टी में खेल कर तुम बड़े हुए हो। हे वीरों के वंशज, उस देश को शरीर रहते हुए तुम कैसे त्याग दोगे, कैसे छोड़ दोगे? अपने देश से प्रेम करो तथा उसका त्याग मत करो, क्योंकि इस मातृभूमि की रक्षा करना तुम्हारा पुनीत कर्तव्य है। सर्व प्रमुख तुम्हारा कर्तव्य है अपनी मातृभूमि की रक्षा करना। तो आइए बच्चों, हमें पूरा विश्वास है चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आइए बच्चों, ये देखिए, अब यहाँ से हम लोग कहाँ से प्रारंभ करेंगे? जब तक, 1 मिनट थोड़ा सा बड़ा करें बच्चों, समझने में आसानी होती है। यहाँ पर जब तक भाई, ये देखिए हाईलाइट पहले कर देते हैं। ये देखिए बच्चों, यहां तक हम लोग समझेंगे। तो आइए पहले इसको पढ़ें, समझें। जब तक एक साथ भी दम दो, जब तक साथ एक भी दम दो, हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्मगौरव से ऊंची पलकी, ऊंचा सिर ऊंचा मन, एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में है शत्रुंजय, दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भय, मानो नहीं मृत्यु का भय। तो आइए बच्चों, यहाँ पर कुछ अर्थों को देखते हुए चलते हैं। यहाँ पर दम का अर्थ होता है बच्चों सांस, जब तक शरीर में सांस हो, और उसके बाद यहाँ पर बाकी, यहाँ पर ये देखिए अवशिष्ट है ना, अवशिष्ट अर्थात शेष, अर्थात बाकी हो कुछ। रक्त आप जानते हो, रक्त का अर्थ होता है खून, ब्लड। ये देखिए यहाँ पर रक्त है। और शत्रुंजय अर्थात शत्रुओं का, ये देखिए बच्चों शत्रुंजय, इसका अर्थ होता है शत्रुओं को जीतने वाला, शत्रुओं को जीतने वाला। और दीन मतलब होता है बच्चों गरीब, दीन का अर्थ होता है गरीब। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लिख देते हैं, हो सके जितना, अभाव है जगह का। और बच्चों ये देखिए उचारों का अर्थ आप देख लीजिए, उचारों का अर्थ होता है बोलो। क्या होता है? बोलो। तो आइए बच्चों, अब इसी के साथ हम भावों को समझ लेते हैं। यहाँ पर कवि राम नरेश त्रिपाठी जी क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि लोगों को स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का संदेश देना चाहते हैं। कैसा? लोगों को स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का संदेश देना चाहते हैं। बच्चों देखिए यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि हे मातृभूमि, यहाँ पर हे मातृभूमि से प्रेम करने वाले भाई, तुम अपनी अंतिम सांस तक, दम मतलब बच्चों सांस, अवशिष्ट अर्थात अंतिम सांस तक जो शेष बचा है, अंतिम सांस तक जो बची हुई एक भी धड़कन है, एक भी धड़कन के धड़कने तक अपने आत्मगौरव की रक्षा करो।
रखो आत्मगौरव से ऊंची, अर्थात रक्षा करो अपने आत्मगौरव की। पलकों के को किसी के भय से या दबाव से गिरने मत दो। कह रहे हैं पलकें ऊंचा, सिर भी ऊंचा रखो और ऊंचा मन रखो। किसी से भय या दबाव से गिरने मत दो अपने पलकों को। अपना मस्तक किसी के सामने मत झुकाओ। अपना मस्तक किसी के सामने मत झुकाओ। आगे फिर कहते हैं बच्चों कि उसे सदैव ऊंचा रखो, उसे सदैव ऊंचा रखो, अपने मन को भी ऊंचा रखो। ये देखिए कहते हैं नहीं, अपने मन को भी ऊंचा रखो और ये जो अपना पलकी है, अपना सिर है, सदैव ऊंचा रखो। फिर आगे कहते हैं कि हे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले, शत्रुंजय बच्चों, शत्रुंजय, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले, जब तक तुम्हारे शरीर में रक्त की एक भी बूंद शेष हो, ये देखिए रक्त की एक भी बूंद शेष हो, तुम्हारे भीतर शक्ति शेष हो, तुम्हारे भीतर रक्त की एक बूंद भी शेष हो, तुम्हारे भीतर शक्ति जब तक शेष रहे, तब तक तुम अपने मुख से दीनता प्रदर्शित मत करो, अर्थात उचारो मत, अर्थात कहो मत, उचारो मत, बोलो मत। क्या? दीनता। तब तक तुम अपने मुख से दीनता मत उचारो। फिर आगे क्या कहते हैं कि मृत्यु का भय सामने उपस्थित होने पर भी अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए डटे रहो। आगे फिर कहते हैं कि मृत्यु से भयभीत ना होना, इस शरीर को तुम फिर से प्राप्त कर सकते हो, लेकिन जीवन और मृत्यु तो चक्रवत इस संसार में चलते रहते हैं। लेकिन जो अपने स्वाभिमान की रक्षा सबसे पहले करो, लेकिन अपने स्वाभिमान की रक्षा सबसे पहले करो। ये कवि बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं। ओजपूर्ण संदेश है, वीरतापूर्ण, साहसपूर्ण ये संदेश है बच्चों। आइए हम नेक्स्ट पंक्ति को चलते हैं। जहाँ इंपॉर्टेंट होगा हम वहां पर टिक भी लगाते चलेंगे आपके लिए। देखिए बच्चों नेक्स्ट पंक्ति यहाँ पर क्या है, निर्भय। यहाँ पर देखिए निर्भय, यहाँ 1 मिनट यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं। निर्भय से लेकर ये वस्त्र बहाकर यहाँ तक बेटा देखिए। आइए हम इसको पहले पढ़ते हैं। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नवजीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर, काया रूपी वस्त्र बहाकर। आइए बच्चों तो हम इसके भावों को समझते हैं। यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कवि, यहाँ पर अपने देश की रक्षा हेतु, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि अपने देश की रक्षा हेतु, अपनी देश के सुरक्षा के लिए सर्वस्व समर्पित करने का संदेश दे रहे हैं। अपना सर्वस्व समर्पित कर दीजिए, मतलब अपने आप को भी समर्पित कर दीजिए अपने देश की रक्षा के लिए। आगे फिर क्या कहते हैं देखिए बच्चों, हे देशवासियों मृत्यु का वरण सहर्ष करो, मतलब हर्ष के साथ करो, मृत्यु का स्वागत करो, क्योंकि मृत्यु एक विश्राम स्थल है। मृत्यु के बाद जीव पुनः नए शरीर को धारण करके सिर में फिर से अपनी जीवन यात्रा को शुरू करता है। देखिए बच्चों नव जीवन संबल, नई जीवन की यात्रा को क्या करता है, शुरू करता है। मृत्यु एक नदी के समान है जिसमें नहाकर ये देखिए बच्चों, जिसमें नहाकर श्रम से कातर जीव नहाकर, अर्थात मृत्यु एक क्या कहते हैं, श्रम से कातर, यहाँ कहते हैं जीवन यात्रा को शुरू करता है। और मृत्यु एक नदी के समान है जिसमें नहाकर श्रम से जो कातर प्राणी है पुराने शरीर रूपी वस्त्र का त्याग करके नए शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर लेते हैं। फिर आगे देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं कवि, कहते हैं कहने का तात्पर्य है कि कर्म करने के लिए जीव शरीर धारण करता है। ये देखिए फिर नूतन धारण करता है, फिर नया शरीर धारण करता है। और संसार में जब तक वो थक जाता है, संसार में जब वो थक जाता है तो मृत्यु के बाद नए शरीर को नई शक्ति के साथ धारण करके पुनः अपनी जीवन यात्रा को शुरू करता है। फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बदलकर।
उसके बाद कहते हैं कि मृत्यु का वरण करके वो अपने पुराने काया रूपी वस्तु को छोड़कर पुनः नए क्या कहते हैं नए शरीर रूपी वस्तु को धारण करता। अतः मृत्यु का स्वागत करो हे वीर पुरुष, अपने देश की रक्षा करने के लिए स्वयं को समर्पित करो। आगे फिर क्या कह रहे हैं देखिए बच्चों, ये देखिए आपका अंतिम पंक्ति है, सच्चा प्रेम के बाद विकसित। ये देखिए, ये आपका 1 मिनट बच्चों, हाईलाइट पहले करें, सच्चा प्रेम। ये देखिए, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्त आत्मबल पर ना हो निर्भर। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्त आत्मबल पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। और देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। आइए बच्चों, इसके भावार्थ को हम समझते हैं ध्यान पूर्वक। यहाँ पर कवि कहते हैं कि कवि ने सच्चे देश प्रेम के लिए त्याग और बलिदान जैसे गुणों को आवश्यक माना है। जो सच्चा देश प्रेमी होता है उसके लिए त्याग और बलिदान, ये 2 गुण हैं जो बहुत अनिवार्य हैं, आवश्यक हैं। कवि कहते हैं कि सच्चा प्रेम उसे कहा जाता है जिसमें आत्मसमर्पण की भावना कूट कूट कर भरी होती है। देखिए, तृप्त आत्मबल पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। आगे फिर कहते हैं कि सच्चा प्रेम को पाने के लिए आत्म बलिदान भी देना पड़े तो संकोच नहीं करना चाहिए। त्याग के बिना प्रेम निर्जीव होता है। देश प्रेम ऐसा पवित्र क्षेत्र है जो निर्मलता और सीमा रहित त्याग जैसे गुणों से सुशोभित होता है। देश प्रेम वो पवित्र भावना है। देखिए बच्चों, देश प्रेम, ये देखिए, पुण्य है क्षेत्र, और वो क्या कहते हैं क्षेत्र अर्थात जो सीमा रहित हो, वो पवित्र भावना है। आगे कहते हैं जिसमें मनुष्य की आत्मा विकसित होती है, जो मनुष्य में मानवता और मनुष्यता के विकास के लिए आवश्यक होती है। अतः हे मनुष्य में मानवता का पूर्ण विकास हो, इसके लिए उसमें देश प्रेम की भावना होना अति आवश्यक है। ऐसा क्या कहते हैं कवि हमको संदेश दे रहे हैं। तो बच्चों, हमको पूरा विश्वास है ये चीजें आपको भली भांत समझ में आई होंगी, और इससे संबंधित क्वेश्चन हम एक बार जिक्र कर लेते हैं बच्चों, चूंकि आप तो पहले से ही जानते हो कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। भाषा से संबंधित पूछ लेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में भाषा कौन सी है, या ऐसे अंडरलाइन कोई चीज देके ऐसे अंडरलाइन करके इसका व्याख्या करने को। पहले क्या होता था बच्चों कि संदर्भ सहित व्याख्या आता था, संदर्भ लिखिए, प्रसंग लिखिए और उसके बाद उसकी व्याख्या लिखिए। लेकिन अब क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। आपको इस प्रकार से ऐसे दे देंगे, पंक्ति दे दिए, मान लीजिए यहाँ तक पंक्ति दे दिए, अब इसमें से ऐसे 2 चीज अंडरलाइन कर देंगे और कहेंगे कि रेखांकित तो पंक्ति की व्याख्या कीजिए, इतना आ जाएगा। या फिर इसमें पूछ लेंगे आपसे कि इसमें भाषा कैसी है, किस भाषा का प्रयोग हुआ है, या इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है बच्चों। तो इसी प्रकार से आपको चीजें मिलेंगी। तो आइए बच्चों, इससे संबंधित क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मुझे पूरा विश्वास है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो चलिए बच्चों, अब इसी के साथ हम अपने क्लास को समाप्त करते हैं। और अगर कुछ आपको ना समझ में आ रहा हो तो बच्चों कमेंट अवश्य करें, और हमारा जो चैनल लक्ष्य हिंदी क्लासेज है इसको सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों से में भी इसको शेयर करें। अच्छा बच्चों, तो इन वाक्यों के साथ हम इस वीडियो को आज समाप्त कर रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके प्रश्नोत्तर के साथ। जय हिंद बच्चों।